अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए तमामी समाज के लोग जिस तरह से रिजर्वेशन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उसी के चलते आज 31 जुलाई 2024 को परभनी शहर के जंतर मंतर, परभनी शहर के उपोषण मैदान, यहाँ पर एडवोकेट विष्णु ढोले इनकी जानिब से एक धरने आंदोलन का आयोजन किया गया था, जिसमें परभनी एमआईएम के जिला अध्यक्ष इम्तियाज खान साहब, उसी के साथ में शेख अखिल साहब, साथ ही बहन मायावती के बहुजन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जाफर खान साहब, इन्हीं के साथ में नासिर शेख साहब जो राष्ट्रवादी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, इन्हीं के साथ में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। एडवोकेट ढोले पाटिल इन्होंने और इन्हीं के साथ में तमाम लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। खूप धन्यवाद करतो मी तुमच्या कंपनीचं। आणि उद्यापासून जे आपलं सकल उपोषण जे आपण चालू ठेवणार आहे, ते सकल उपोषण आपण सगळ्या समाजातील संघटना, सामाजिक संघटना यांना समाविष्ट करून घेऊ, त्यांना तसं पत्र देऊ। आता मुस्लिम समाजाविषयी सांगायचं असलं तर आपण लोकसभेला मुस्लिम समाजाची ताकद काय आहे हे सर्व जिल्ह्यांनी बघितलेली आहे आणि मुस्लिम समाज काय करू शकतं, जे सुरुवातीचे जे 20 वर्ष अगोदरचे मुस्लिम समाजाचे विचार जे होते ते कसे होते आणि नंतर कसे होते। मुस्लिम समाज हा मतदानासाठी 50% पेक्षा जास्ती कधी मतदान झालेलं आहे मुस्लिम समाजाचं। मुस्लिम समाज फक्त रोडवर येत नाही, विनम्रतेमुळे आणि जे मुस्लिम समाजाचे जे नियम अटी आहेत त्यानुसार येत नाहीये रोडवर, पण जे मुस्लिम समाज जे करू शकतं ते मुस्लिम समाजाने ह्या लोकसभेमध्ये सिद्ध केलं। महाराष्ट्रामध्ये 26 खासदार निवडून देण्याचं काम हे मुस्लिम समाजाने केलेलं आहे आणि मुस्लिम समाजाची ताकद हे महाराष्ट्र आहे। हे हलक्यामध्ये घेत होते मुस्लिम समाजाला बाकीचे सर्व समाज, पण आता हे जे ताकद आहे, मला 20 वर्ष पाळण्यासाठी मतदान केलं, त्याच माणसाला जिंकण्यासाठी मी मुसलमानांनी मतदान केलं नाही, तर मुस्लिम काय करू शकतं। आणि मुस्लिम समाज हा असा समाज आहे की प्रत्येक समाजाच्या पाठीमागे, आता जरांगे पाटलाचं जे उपोषण होतं तर जागोजागी स्टॉल लावून मुस्लिम समाजाने जे काय आमच्या परीने करता येईल ते केलेलं आहे। आणि सुरुवातीपासून जे आहे आरक्षणाचा मुद्दा आहे 5% आरक्षणाचा, मुस्लिम समाजावर म्हणजे विशेष आता सेक्युलर जे चोला घालणारे लोक आहेत सगळे, जे मी नाव नाही घेणार पक्षाचं, त्यांनी प्रत्येक वेळेस काय केलं, अन्याय केलेला, इग्नोर केलेला आहे 5%। बाकीच्या 2-3 राज्यामध्ये मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण पण भेटलेलं आहे। महाराष्ट्रामध्ये आयोग बनले, सगळ्यांनी जास्तीत जास्त लोकांचा संपर्क करू, मुख्यमंत्र्याला निवेदन देऊ, उपमुख्यमंत्र्याला निवेदन देऊ, आपण त्यांना एकदम तीव्र करू। हे म्हणजे आता एकदम सगळेच लोक आमच्या मुस्लिम समाजासाठी कोणी असं बाकीचा समाज मला वाटत नाही आतापर्यंत कोणी आलेला आहे म्हणून, पण तुम्ही पुढाकार घेतला तर आम्ही सगळे लोक जमा करू, सगळ्यांना निवेदन देऊ आणि ह्या वेळेस काय करू, आरपारची लढाई लढू आपण आणि जोऱ्याने करू आपण हे सर्व काम, सगळे समाजाला आपण घेऊन हे करू। बाकी विषय तर ह्याच्यामध्ये सगळे आहेत, ते सगळे विषय आता सकल मुस्लिम समाज आरक्षण कृती समितीकडून जो बेमुदत आंदोलन उपोषण मैदान जंतर मंतरवर करण्यात येणार आहे, हा जो उपोषण आहे हा आमच्या परभणी येथील प्रख्यात आलेम व मुफ्ती शेख जहांगीर नदवी साहेब, तसेच मौलाना निसार साहेब, मौलाना जहीर अब्बास खासमी साहेब व इतर जे आमचे मुफ्ती आणि मौलाना आहे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे। कारण की आम्ही मुफ्ती आणि आलेम लोकांना याच्यासाठी पाचारण केला की ते समाजाला आमच्या दिशा दाखवू शकतात आणि बहुतेक लोक त्यांच्याकडे बोट दाखवतात की बाबा हे या पक्षाचे त्या पक्षाचे आहे, आणि आम्ही विविध पक्षामध्ये काम करतो, जसे की जाफर खान साहेब बीएसपी मध्ये, नासिर खान साहेब आमचे राष्ट्रवादीमध्ये, मी एमआयएम मध्ये आणि आमचे ढोले साहेब वंचित मध्ये, असे विविध पक्षीय लोक असताना अध्यक्षता कोणाला द्यावी, तर सर्वपक्षीय एक बैठक झाली आणि त्या बैठकीमध्ये सर्वानुमते असा पारित करण्यात आला की मुफ्ती जहांगीर नदवी साहेब हे कोणत्याही पक्षाशी संबंधित नसल्यामुळे त्यांना सकल मुस्लिम समाज आरक्षण कृती समितीचा अध्यक्ष करण्यात आला। तसेच मौलाना जहीर अब्बास कासमी आणि इतर मौलानांना त्या कमिटीमध्ये ठेवण्यात आलेला आहे आणि त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी आमचे नासिर भाई, मी ॲडव्होकेट इम्तियाज खान, शेख अखिल भाई, जाफर भाई, ॲडव्होकेट ढोले, आम्ही सर्व पक्षीय लोक त्यांना मदत करणार आहोत। कारण की आमचं नाता एक आहे, हे लोक संविधानवादी आहे आणि आम्ही मुस्लिम समाजासाठी भांडणारे आणि मुस्लिम समाजाने आम्हाला जी जबाबदारी दिली आहे ते जबाबदारीचं पालन करण्यासाठी आम्हाला 1 तारखेपासून मैदानामध्ये उतरणं भाग आहे। त्यामुळे शासनाच्या डोळ्यात डोळे मिळवून आम्हाला
अंमलबजावणी आरक्षणाची कसं करता येईल यासाठी मी पुढेही विनंती करतो या माझ्या संविधानवादी भावांना की त्यांनी आम्हाला सतत असंच मार्गदर्शन देत राहावा आणि आमच्या उपोषणामध्ये सुद्धा आम्हाला सहकार्य करावे। आणि सर्व जनतेला सुद्धा आपल्या माध्यमातून आवाहन करतो की जो साखळी उपोषण 1 तारखेपासून सुरू होणार आहे त्याच्यामध्ये सहभाग नोंदवून सर्व पक्षीय नेत्यांनी आपले पक्ष विसरून फक्त एवढा शब्द घ्यायचा की आपण मुस्लिम आहोत, आपण मुसलमान आहोत, इस्लाम धर्माला मानणारे आहोत। या कलम्याच्या आधारावर आपण सर्व एकत्र येऊ आणि आपली ताकद देऊ। एक मुस्लिम लाख मुस्लिम, एक ही मिशन मुस्लिम आरक्षण या संदेशाद्वारे, या ब्रीद वाक्याद्वारे आपण दाखवून देऊ की आमचा मुस्लिम समाज हा पेटलेला आहे आणि आपल्या हक्काची जाणीव त्यांना झालेली आहे। आपण आपले हक्क आणि अधिकार घेण्यासाठी मुस्लिम समाज सज्ज झालेला आहे। निवडणुका तोंडावर आहे आणि जर आम्हाला आमचा हक्क मिळाला नाही तर आमच्या संविधानवादी भावांनी जे लोकशाहीचा मार्ग आम्हाला दाखवलेला आहे त्या मार्गाने आम्ही बेमुदत आंदोलन करून आमचा हक्क आणि अधिकार त्यांच्याकडून घेऊ एवढी अपेक्षा करतो आणि माझ्या भावांचा धन्यवाद करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जस्टिस रहमान कमेटी और सच्चर कमेटी ने इस सर्वे में ये पाया, इसके बाद भी 2006 जो सरकार 2004 से 14 तक जिन्होंने हुकूमत की, मैं पिछले 20 साल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद 14 से ये 24 आ गया। ये लोग एक दूसरे पर जो है सो शिकायत करते हैं कि इन्होंने आरक्षण को रोकने का काम किया, जो हमारा अधिकार है। इसके बाद आज मैं इस व्यासपीठ से विष्णु धोले साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुस्लिम आरक्षण के लिए सेलू में 10 दिन का उपोषण किया और मुस्लिम आरक्षण के लिए कल से 1 अगस्त साकड़ी उपोषण सकल मुस्लिम समाज के तरफ से बेमुद्दत इसी ग्राउंड पर जंतर मंतर में रखा गया है। हम इस व्यासपीठ के माध्यम से ये मांग करते हैं, इस जिले के खासदार, आमदार, एमएलसी, राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री और राज्य के जो विरोधी पक्ष नेता है वो ये क्लियर करे मुस्लिम समाज को आरक्षण देंगे या देना नहीं चाहते, ये वो बात क्लियर करे। यहाँ से आगे सिर्फ और सिर्फ हिस्सेदारी की बात होगी। लोकसभा में मुस्लिम समाज ने राज्य के अलावा पूरे देश में एक साथ, जो राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और देश में इंडिया के नाम पर जो गठबंधन बना, उन्हें अपना बेलौज वोट देकर अपना फर्ज पूरा किया है। राज्य की आने वाले विधानसभाओं में ये पहले ये बात क्लियर हो जाए मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से कौन कितना पॉजिटिव है। अब ये बात बिल्कुल चलने वाली है नहीं। मुस्लिम का वोट लेते हो और यूज एंड थ्रो का मामला करके बाजू को सरकाया जाता है। एजुकेशन है, नौकरी है, उसके बाद सियासी। 2006 से 2014 तक यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या ऐसी बात हो गई 14 के अंदर एक विधायक लाके उन्होंने जो है सो उस प्रस्ताव को जो तो पास किया और उसको हवा में रखेगा। और जो मुस्लिम आरक्षण की बात जो चढ़ी है, मुस्लिम आरक्षण शिक्षण में मिल चुका है। खाली ये जो सरकार है, जो पहली भी सरकार थी जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चढ़ी थी, वो सरकार के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस सब लोग थे, लेकिन क्या वजह है कि उन्होंने ये आरक्षण को लागू नहीं किया, उसका जो इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये हमको पूछने की जरूरत है। हमको ये पूछने की जरूरत है कि हमारे वोट तो ले रहे तुम, बीजेपी को डरा कर खासदार बन जा रहे, आमदार बन जा रहे, आमदार बन के हमारे लिए क्या आवाज उठा रहे, वहां जाकर कोई 1 रुपए की आवाज नहीं उठा रहे। इसलिए हमको ये सोचना पड़ेगा आने वाली विधानसभा के अंदर, ये राज्य सरकार का काम है कि यहाँ पर आरक्षण लागू करे, क्यों तो वो अमल बजावनी हो। किस लिए हो? क्योंकि इसको हाईकोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि मुस्लिम आरक्षण 5% के शिक्षण के अंदर देना चाहिए, बाकी चीजों के अंदर छोड़ो। आज मुस्लिम समाज
किस लिए वो 4 कमेटियों ने जो है उसके ऊपर जो है सो रिसर्च करे कि भाई मुस्लिम समाज पिछड़ा हो चुका है। बाबा साहब के संविधान को अगर ये मानने वाले, ये चलाने वाले, ये राज्य चलाने वाले लोग रहते तो आज मुस्लिम समाज इतना पिछड़ा नहीं होता। बाबा साहब के वाक्य को नहीं समझते, बाबा साहब के संविधान के विरोध में सरकार चला रहे, दादागिरी की सरकार चला रहे। ऊपर केंद्र में दादागिरी की सरकार है, नीचे राज्य में दादागिरी की सरकार है। इसकी वजह क्या है कि मुस्लिम समाज डरा धमका कर, उसको दूसरे का भय दिलाकर उसकी क़यादत को खत्म करके काम किया जा रहा है। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं विधानसभा के अंदर जो मुस्लिम समाज के आरक्षण के बारे में, जो मुस्लिम समाज के वोट लिए एक ने भी बात करा, क्यों नहीं करा, ये भी हमको पूछना पड़ेगा। ये आने वाले विधानसभा में पूछो। अभी ढोले साहब के जो उपोषण में, सेलू में जो उन्होंने अमरन उपोषण लगाया था, उसके अंदर भी ढोले साहब ने बहुत बेहतरीन शुरुआत की है। लेकिन ढोले साहब हमारे मुस्लिम समाज को इतना दबाया गया है, इतना जमीन के अंदर दबा दिया गया है, जैसा वो समाज अभी उठने के काबिल नहीं रहा है। इसकी सबसे पहली रोजी रोटी का मसला है। इसका क्यों नहीं अवेयरनेस हो रहा उसके अंदर? वो घर से निकलता है, उसको 5 बच्चे हैं, उसके बच्चे क्या कर रहे, उसकी रोटी रोजी के लिए वो निकल जाता है बाहर। अगर शिक्षण के अंदर अक्षर मिलता है तो 5 बच्चे, रिक्शा चलाने वाला आदमी अपने बच्चों को स्कूल में डालेगा, उसके में पढ़ने के बाद उसके बाद अवेयरनेस आएगा। जब तक अवेयरनेस आने वाला नहीं है, जब तक कोई सरकार हमारे लिए काम नहीं। क्या वजह है तेलंगाना के अंदर 5% आरक्षण है? क्या वजह है कर्नाटक के अंदर 5% आरक्षण है? क्या वजह है तेलंगाना के अंदर 3 करोड़ रुपए जो 3 करोड़ रुपए बजट हुआ माइनॉरिटी का? क्या वजह तेलंगाना के अंदर, जो आंध्रा के अंदर टीडीपी की सरकार जो मुसलमानों के हितों में बात कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों के हितों की बात करने वाला कोई आमदार, कोई खासदार नहीं है। ऐसी ही चल रही है सरकार, खाली मुसलमानों को दबाओ और वोट लो। तो मेरी इस ढोले साहब के जो धरने आंदोलन के माध्यम से ये सरकार को चेतावनी है कि जो आरक्षण मुस्लिम समाज को दिया गया हाई कोर्ट की ओर से, सुप्रीम कोर्ट की ओर से, वो आरक्षण को जल्द से जल्द ये पौसड़ी अधिवेशन में लागू किया जाए। और आने वाले विधानसभा के अंदर अगर ये नहीं होता है तो सकल मुस्लिम समाज ये बात को सोचेगा कि वोट किसको डालना है। डाल दिया, हराने वाले को, जिताने को वोट डाल दिया तो भय में डाला, डर में डाला, ऐसा नहीं डाला। ये भी सरकार चला के देखे ना, उद्धव ठाकरे भी हुकूमत में था ना, 2.5 साल हुकूमत करा, राष्ट्रवादी उसके साथ थी, कांग्रेस उसके साथ थी। क्या वजह है फिर आरक्षण लागू नहीं करने की? ये पूछना पड़ेगा ना। वहां ये बात यहाँ पर धरने आंदोलन के हिसाब से तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये बात विधानसभा के अंदर भी करना पड़ेगी ना। सारे लोगों ने हमारे वोट लिए तो वो जो सेकुलर के नाम पे डंडा पीट के वोट ले रहे हैं, तो उसने हमारी बात को भी रखना चाहिए ना कि मुस्लिम समाज के लिए आज हमने 4 कमेटियां केंद्र शासन ने गठित करके राज्य सरकार को उसका अल्टीमेटम दी कि मुस्लिम समाज को आरक्षण देके। कासमी साहब, हाफिज निसार खां साहब और सभी उलमाउद्दीन को लेकर उनके जेरे सरपरस्ती में कल से 1 अगस्त से उपोषण नासिर भाई चालू होने वाला है। इसकी एक हमारी मीटिंग भी हुई खान फंक्शन हॉल में, सभी को दावतें दी गई, तकरीबन लोग वहां पर आए थे। और उसमें ये तय हुआ कि मुफ्ती शेख जहांगीर नदवी साहब, इनकी सदारत इसलिए डिक्लेयर की गई कि वो आज बतारीख 31 जुलाई 2024 को हमारे दोस्त अली जनाब एडवोकेट विष्णु ढोले साहब ने सेलू में 10 दिन का आमरण उपोषण किया। उसके बाद आज जो है उन्होंने धरने आंदोलन किया जंतर मंतर उपोषण ग्राउंड पर, और जिलाधिकारी के मार्फत मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति को एक निवेदन भेजा है जिसमें ये मांगनी की है कि जो शोषित और पीड़ित वंचित समाज, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज है, इसको जो 5% शिक्षण में आरक्षण दिया गया था, रिजर्वेशन, उसको लागू किया जाए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। इस जिम्न में काफी तहरीक चला रहे हैं हमारे ढोले साहब। और उसी तरह आज कल से बतारीख 1 अगस्त 2024 से सर्वपक्षीय यानी कि परभनी के मुस्लिम समाज के द्वारा आली जनाब मुफ्ती जहांगीर नदवी साहब, इनकी जेरे सरपरस्ती साकड़ी उपोषण का प्रोग्राम रखा गया है, जो कि बेमुद्दत धरने आंदोलन उपोषण ग्राउंड पर रखा गया है। मैं इस माध्यम से तमाम अवामुल्लाह से गुजारिश करता हूं कि ढोले साहब ने जो तहरीक को शुरू किया है, इस तहरीक को इंशाअल्लाह परभनी का मुस्लिम समाज अपने हक और अधिकार को लेकर खत्म करेगा। इसलिए अवामुल्लाह से गुजारिश करता हूं कि कल 11 बजे उपोषण मैदान पर हाजिर रहे और उलमाओं की हिम्मत बढ़ाए और तमाम मुस्लिम समाज एक साथ मुतहरिक होकर इस तहरीक को चलाए और इंशाअल्लाह रिजर्वेशन हासिल करने की कोशिश करे। अल्लाह। महाराष्ट्र शासनाने तत्कालीन विधानसभेमध्ये
मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण मिळालं पाहिजे अशा पद्धतीचं विधेयक पारित केलेलं होतं आणि त्या विधेयकाला मान्यवर उच्च न्यायालयाने सुद्धा शिक्षणामध्ये मुस्लिमांना आरक्षणाची अत्यंत आवश्यकता आहे असं आपलं मत नोंदवलेलं असताना आज पावे तो त्या आरक्षणाची अंमलबजावणी मात्र या सरकारने किंवा कोणत्याही सरकारने केलेली नाही। खऱ्या अर्थाने वंचित, दुर्लक्षित आणि शोषित असलेल्या या मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे याकरिता 4 जुलै 2024 पासून आमरण उपोषण आम्ही सेलूमध्ये केलं। 10 दिवस उपोषण करत असताना त्या ठिकाणी शासनाने कोणत्याही प्रकारचं लक्ष दिलेलं नाही। ज्या उपोषणाकडे गर्दी असते, ज्या उपोषणाकडे गर्दी जमा होते त्या ठिकाणी मात्र शासनाचे मंत्री, मुख्यमंत्री त्या ठिकाणी त्या पायापाशी जाऊन बसतात आणि खऱ्या अर्थाने वंचित असलेल्या समाजाची केवळ मते घ्यायची आणि त्या उपोषणाकडे, त्यांच्या मूलभूत मागण्यांकडे दुर्लक्षित करायचं असं सरकारचा मानस या ठिकाणी दिसून येत आहे। खऱ्या अर्थानं मौलाना आझाद ट्रेनिंग आणि रिसर्च इन्स्टिट्यूटची स्थापना होणे गरजेचे असताना, मुस्लिम समाजाच्याकरिता या संस्थेची आवश्यकता असताना अत्यंत दुर्दैवाने मला या ठिकाणी म्हणावंसं वाटतं की या वित्तमंत्री म्हणतात की मुस्लिम समाजाला या संस्थेची आवश्यकता नाही। अरे मग तुम्हाला आमच्या केवळ मतांची आवश्यकता आहे काय? आम्हाला सुद्धा अशा नेत्याची, वित्तमंत्र्याची आवश्यकता नाही असं आम्हाला यांना ठणकावून सांगावं लागणार आहे। प्रत्येक समाजाकरता महाज्योती, बार्टी आणि सारथी सारख्या संस्था असताना मुस्लिम समाजाला मराठी का नको आहे असा परखड सवाल त्या वित्तमंत्र्याला या ठिकाणी विचारला गेला पाहिजे। आणि केवळ आपण मतं देणारे लोक नाहीत तर आम्ही आमचे अधिकार मागणारे लोक आहोत हे सुद्धा या ठिकाणी आपण सांगणं गरजेचं आहे। मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण जोपर्यंत मिळत नाही, जे न्यायिक आणि मूलभूत आहे, तोपर्यंत हा लढा चालूच राहणार आहे। आज या ठिकाणी ही धरणे आंदोलन त्याच निमित्ताने आम्ही करत आहोत। आज 31 तारखेला खरं तर कलेक्टर ऑफिसवर एल्गार मोर्चाचं नियोजन केलेलं असताना प्रशासनाने कुणाच्या दबावाखाली त्या मोर्चाला परवानगी नाकारली ते त्यांनाच माहीत आहे, परंतु त्या मोर्चाला परवानगी नाकारल्यामुळे आम्हाला नाईलाजाने या ठिकाणी धरणे आंदोलन या ठिकाणी करावं लागत आहे। ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सदाम शेख निजाम, परभनी आज तक के अलावा 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान, इन तमाम लोगों ने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। यहाँ पर बड़ी व्हीकल्स नहीं आना, 4 व्हीलर व्हीकल्स नहीं आना, इसके लिए ये इंतजाम किया गया है। इस तरह के यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ही आना, यहाँ के इस बस्ती के लिए ही यहाँ पर ये सर्विस दी गई है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर
हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को, सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा, खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।